जानने के लिए देखते हैं इस कहानी को। अरे भाई, खाना जल्दी बनाकर ले आओ, इतनी देर क्यों लगा रखी है? पेट में चूहे कूद रहे हैं हमारे। हाँ हाँ, बस ला रही हूँ, थोड़ा सा समय और दे दो बस। कम हाइट वाली सविता अपनी छोटी सी रसोई में बड़े बड़े बर्तनों में खाना बना रही थी और अपनी बड़ी सी कढ़ाई में झांक को देखते हुए। ओफो, ये इतनी बड़ी कढ़ाई है कि मुझे सब्जी दिख ही नहीं रही है। बर्तन भी जैसे भगवान ने मेरी हाइट देखकर नहीं बल्कि मेरी मेहनत देखकर बनाए हैं। खाना बनाने के बाद सरिता बड़ी बड़ी थालियों में खाना सजाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर लाकर सभी को परोस देती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाते हुए कपिल, माँ, आप खाना बनाने में रोज देर कर देती हो। अरे बेटा, क्या बताऊँ, बर्तनों का साइज ही इतना बड़ा है कि हर काम में थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता है। सविता, जरा अचार ले आना। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ अचार। सविता रसोई में जाकर अचार की बड़ी बरनी को नीचे उतारकर अचार के जार में चम्मच डालती है। बरनी बड़ी होने के कारण उसे हाथ अंदर तक डालना पड़ता है। अरे बाप रे, ये अचार तो चम्मच के बिल्कुल नीचे चला गया। सविता बरनी से अचार निकालकर अचार की कटोरी भरकर मेज पर रखती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी पड़ोसन सीधे डाइनिंग टेबल के पास आकर, अरे सविता बहन, घर में पीसी मिर्च बिल्कुल खत्म हो गई थी। अगर तुम्हारे पास थोड़ी एक्स्ट्रा हो तो दे देना। हाँ सुमैया बहन, देती हूँ, लेकिन बैठो पहले थोड़ा खाना खा लो। नहीं बहन, तुम्हारे घर में सभी इतनी बड़ी बड़ी थालियों में खाना खाते हैं, मुझे अजीब लगता है, इसलिए रहने दो। वैसे सविता, जब इस घर में कोई नई बहू आएगी तो वो तुम्हें देखकर यही कहेगी कि ये रसोई छोटी लेकिन बर्तन सास से भी बड़े। सुमैया की बात सुनकर कपिल और विश्वास दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाते, लेकिन सविता चिढ़ते हुए रसोई में आती है। इसके बाद घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सविता सारे बर्तन समेटकर घर के पीछे बने आंगन में बैठकर बर्तन धोने लगती है। तभी वहां से गुजर रही दो पड़ोसने आपस में बातें करते हुए, अरे मीरा बहन, जरा सविता को तो देखो, इतने बड़े बड़े भगोन और थालियां साफ कर रही है। लगता है इनका परिवार काफी बड़ा है। अरे बड़ा परिवार काहे का, घर में सिर्फ 4 ही लोग तो रहते हैं। बस सरिता को बड़े बर्तनों में खाना बनाने का शौक है। दोनों बातें करते हुए चली जाती हैं और सविता बर्तन धोने के बाद उन्हें उठाकर अंदर ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शाम को पंडित जी घर आते हैं और बैठकर सभी को एक लड़की की फोटो दिखाते हैं। बहन जी, भाई साहब, आपने मुझसे कपिल के लिए लड़की बताने के लिए कहा था, तो मैं इस लड़की का रिश्ता कपिल के लिए लाया हूँ। बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है, आप देख लीजिए। सभी लोग लड़की की फोटो देखते हैं। फोटो देखने के बाद नैना, माँ, ये लड़की सचमुच बहुत प्यारी लग रही है। भैया आप बताइए। हाँ माँ, लड़की मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो कल ही हम लड़की को जाकर देख लेते हैं। अगले दिन सभी लोग ज्योति को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। ज्योति के परिवार वाले उनका स्वागत करते हैं। फिर ज्योति सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। सभी लोग नाश्ता करना शुरू करते हैं। समोसे खाकर सविता ज्योति से, ज्योति, तुम्हारे हाथ का नाश्ता तो वाकई कमाल का है। माँ जी, मुझे बचपन से ही अलग अलग तरह के पकवान बनाने और खिलाने का बहुत शौक है। जब लोग मेरे हाथ का खाना खाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अरे वाह, हमारी तो लॉटरी निकल गई। भाभी, जब आप हमारे घर आओगी तो हमें भी रोज ऐसे ही रोज नई नई डिश बनाकर खिलाओगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। इसी तरह ज्योति का परिवार भी सभी लोगों से बड़े ही प्यार से बात करती है। नाश्ता करने के बाद सरिता ज्योति के हाथ में शगुन देकर रिश्ता पक्का कर देती है और फिर सभी लोग खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और 2 महीने के अंदर कपिल और ज्योति की शादी हो जाती है और ज्योति दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद वो अपने कमरे में जाकर आराम करती है और अगले दिन तैयार होकर अपनी सास के पास आती है। माँ जी, आज इस घर में मेरा पहला दिन है। आप मुझे एक बार रसोई दिखा दीजिए ताकि मैं सबके लिए खाना तैयार कर सकूं। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। ज्योति अपनी सास के साथ रसोई में जाती है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है, रसोई का छोटा साइज देकर परेशान होते हुए अपनी सास से। माँ जी, ये रसोई तो बहुत छोटी है, इसमें तो 2 लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। अरे तो क्या हुआ बहू, रसोई छोटी जरूर है लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। अब तुम खाना बना लो, मैं चलती हूँ। सविता चली जाती है और ज्योति खाना बनाने के लिए छोटी कढ़ाई, छोटा चम्मच और छोटे बर्तन ढूंढने लग जाती है, लेकिन रसोई में उसे सिर्फ बड़े बड़े बर्तन दिखाई देते हैं। तभी नैना वहां आकर, अरे भाभी, आप यहाँ वहाँ क्या ढूंढ रही हो? अरे नैना जी, मैं नाश्ता बनाने के लिए बर्तन ढूंढ रही हूँ। अरे भाभी, बर्तन तो आपके सामने शेल्फ पर रखे हुए हैं। ये बड़े बड़े बर्तन तो शायद दावत के लिए होंगे ना, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तो छोटे बर्तन कहाँ हैं?
अरे नहीं भाभी, हमारे घर में रोज का खाना भी इन्हीं बड़े बर्तनों में ही बनता है। माँ को छोटे बर्तनों में काम करने की कभी आदत ही नहीं रही। हे भगवान, ये कैसी अजीब ससुराल में आ गई हूँ मैं। यहाँ तो रसोई छोटी लेकिन बर्तन सास से भी बड़े हैं। भाभी आपने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खुद से कुछ कह रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हीं बर्तनों में खाना बना लेती हूँ। नैना वहां से चली जाती है और ज्योति काम में जुट जाती है। वो सबसे पहले सब्जी काटने के लिए शेल्फ से एक बहुत बड़ा चाकू उठाती है और उसे चाकू से सब्जी काटते हुए मन ही मन। हे भगवान, सब्जी काटने के लिए भी इतनी बड़ी कसरत करनी पड़ेगी। ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये चाकू किसी तलवार से कम नहीं लग रहा है। ज्योति गैस चूल्हे पर भारी भरकम कढ़ाई चढ़ाती है और उसमें तेल डालकर तड़का लगाती है। कढ़ाई इतनी गहरी और चौड़ी है कि ज्योति को उसमें छौंक डालने के लिए पीढ़ा रखकर सर झुकाना पड़ता है। ओफो, इतनी बड़ी कढ़ाई में जरा सी सब्जी कैसे बनेगी? तेल तो कढ़ाई के तले में जाकर गायब ही हो गया है। ज्योति जैसे तैसे सब्जी में तड़का लगाती है और फिर बड़े से तवे पर रोटियां सेकने लगती है। रोटी सेकते सेकते मेरे हाथ लाल हो गए। इस तवे से इतनी तेज आंच निकल रही है कि चेहरे पर जलन होने लगी है। ज्योति बड़े बड़े पतीलों से सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है, फिर भारी थालियों में खाना निकालते हुए अपने आप से। हे भगवान, थाली अब इतनी बड़ी है कि 4 लोग खाना खा ले। ज्योति खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर विश्वास, अरे वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत ही लाजवाब बनाया है। आज तो खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ पिताजी, ज्योति के हाथ में स्वाद तो सचमुच बहुत है। धन्यवाद जी, आप लोग खाना खाइए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ज्योति रसोई में जाकर पानी का बड़ा सा जग उठाते हुए, ओफो, ये पानी का जग है या पानी की टंकी? इसे उठाकर ले जाना तो चैलेंज है। ज्योति पानी लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। ज्योति भी साथ में खाना खा लेती है और बर्तन समेटने लगती है। तब सविता ज्योति से, बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन था, इसलिए तुम थक गई होगी। तुम जाकर आराम कर लो और बर्तन मैं धो देती हूँ। जी माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तो पीठ में सचमुच बहुत तेज दर्द होने लगा है। सविता बर्तन समेटने लगती है और ज्योति अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब ज्योति किचन में जाकर खाना बनाती है और सभी लोगों को खिलाती है। खाना खाकर सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सविता भी पड़ोस में बैठने चली जाती है। तब ज्योति सारे बर्तनों को इकट्ठा करके आंगन में ले जाती है और मलना शुरू कर देती है। तभी पीछे के दरवाजे से सुमैया वहां आकर, अरे बहू, तुम अपनी सास को समझाती क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल करने की क्या ही जरूरत है उन्हें? 5 लोगों के खाने में भी ये पूरी बारात का बर्तन फैला देती हैं। हाँ चाची, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज माँ जी से इस बारे में बात करूंगी और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। बातें करने के बाद सुमैया चली जाती है और ज्योति किसी तरह सारे बर्तन धोकर रसोई में लाकर रखती है। थोड़ी देर बाद सविता घर वापस आती है और बालकनी में खड़ी हो जाती है। तब ज्योति भी बालकनी में आकर अपनी सास से, माँ जी, हमें इतने बड़े बड़े बर्तन रोज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। खाना बनाने में परेशानी होती है और धोने में तो जान ही निकल जाती है। मैं सोच रही थी कि रसोई के लिए छोटे बर्तन खरीद के ले आती हूँ। नहीं बहू, मुझे तो बड़े बर्तनों में ही खाना बनाने और परोसने की आदत है। छोटे बर्तन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ओफो, मेरी सास तो बहुत ही जिद्दी है। अजीब तरह की जिद है मेरी सास की। उनकी हाइट तो इतनी छोटी है, फिर भी रसोई छोटी, लेकिन बर्तन सास से भी बड़े। ऐसा सोचते हुए ज्योति अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ज्योति रसोई में खड़े होकर अपने आप से बातें करते हुए, आज सोच रही हूँ कि सबके लिए सूजी का हलवा बना लेती हूँ, लेकिन सूजी का डिब्बा तो उस ऊपर वाले शेल्फ पर रखा हुआ है। ज्योति स्टूल पर चढ़कर सूजी का बड़ा सा डब्बा निकालकर किचन की शेल्फ पर रखती है। फिर डिब्बे के अंदर हाथ डालकर सूजी निकालने की कोशिश करते हुए, ओफो, ये डिब्बा बड़ा है कि मेरा हाथ अंदर सूजी तक पहुँच ही नहीं रहा। थोड़ा हाथ और बढ़ाती हूँ। हाँ बस थोड़ा और। हाँ हाँ, बस पहुँच ही गई। जैसे ही ज्योति का हाथ सूजी तक पहुंचता है, पूरी सूजी ज्योति के सिर, चेहरे और कपड़ों पर गिर जाती है। उसी समय नैना और सविता रसोई के दरवाजे से आ जाती हैं और ज्योति को सिर से पांव तक सूजी में लिपटा देखकर नैना अपनी हंसी नहीं रोक पाती और ठहाके लगाने लगती है। अरे भाभी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप हलवा बना रही थी या खुद हलवा बनने की तैयारी कर रही थी? मैंने जी, हंसिए मत। इस बड़े और भारी डिब्बे की वजह से ये सारा हादसा हुआ है। बड़े बर्तनों के चक्कर में मेरी तो आफत ही आ गई है। अरे बहू, काम हमेशा ध्यान से करना पड़ता है, ऐसे लापरवाही नहीं चलती है। चलो अब जल्दी से ये सब साफ करो और खाना बनाने में लगो। जी माँ जी, मैं अभी साफ करती हूँ। सविता नैना वहां से चली जाती है और ज्योति अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलती है और वापस रसोई में आकर रसोई की सफाई करती है और फिर से उन्हीं बड़े बर्तनों में दाल, चावल, सब्जी और रोटी तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर बड़ी बड़ी थालियों में लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए ज्योति को उदास देखकर
विश्वास ज्योति से। क्या हुआ बहू, आज बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या बात है? बस पिताजी बहुत हो गया। इतने बड़े बड़े बर्तनों में रोज रोज खाना बनाने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम लोग बाजार से खाना बनाने के लिए छोटे बर्तन ले आते हैं और इन बर्तनों को कहीं संभाल कर रख देते हैं। खबरदार बहू, जो मेरे बर्तनों को हाथ भी लगाया तो इस घर की रसोई के बर्तन बड़े ही रहेंगे। रसोई कितनी भी छोटी हो जाए, मैंने कहा ना कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। अरे ज्योति, अगर माँ नहीं चाहती कि छोटे बर्तनों में खाना बने, तो तुम बड़े बर्तनों में ही थोड़ा तालमेल बिठा लो। आखिर खाना ही तो बनाना है। ज्योति कपिल की बात सुनकर चुप हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम से चले जाते हैं और ज्योति बर्तन समेटकर आंगन में धोने चली जाती है। ज्योति आंगन में बर्तन धो रही थी और अड़ोस पड़ोस के लोग गली से जाते हुए उसे देखकर बातें बना रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ज्योति छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी सविता छत पर आकर ज्योति से। बहू, तुम्हारे दूर के रिश्ते की बुआ सास और उनके बहू बेटे शाम को हमारे घर आ रहे हैं। उनके लिए अच्छा सा खाना तैयार कर देना। जी माँ जी, मैं बना दूंगी। आप बताइए क्या क्या बनाना है। मैं जरा पास वाले मोहल्ले में भागवत कथा हो रही है ना, वहां जा रही हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सविता कथा में चली जाती है। सविता के जाने के बाद ज्योति भी छत से नीचे आती है और रसोई में रखे बड़े बर्तनों को देखकर अपने आप से। अगर मैंने इतने बड़े बड़े बर्तनों में मेहमानों को खाना परोसा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा करती हूँ कि पड़ोस में सुशीला बहन से कुछ छोटे बर्तन मांग लाती हूँ। ज्योति तुरंत सुशीला के घर पहुंचती है और सुशीला से। सुशीला बहन, आज घर पर दूर के मेहमान आ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि उन्हें छोटे बर्तनों में खाना खिलाऊं। अगर तुम्हारे पास कुछ छोटी कटोरियाँ और थालियां हैं तो जरा दे दो। हाँ बहन, बिल्कुल। आओ मेरे साथ किचन में। आओ और अपनी पसंद के बर्तन ले लो। सुशीला ज्योति को अपने किचन में ले आती है। ज्योति सुशीला के किचन में चारों तरफ देखती है कि छोटे छोटे और सुंदर बर्तन सजे हुए थे। उनमें से अपने हाथों से कुछ बर्तन निकालकर ज्योति सुशीला से। सुशीला बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। रात तक तुम्हें ये बर्तन वापस भी कर दूंगी। हाँ हाँ बहन, ले जाओ। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी सास को छोटे बर्तन इस्तेमाल करने के लिए समझाया नहीं? क्या बताऊं बहन, मैंने अपनी सास को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सच में बड़ी ही जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, पूरे बड़े बर्तनों को उठाकर स्टोर रूम में बंद कर दो और बाजार से छोटे बर्तन खरीद कर रसोई में सजा दो। शायद ऐसा करने से तुम्हारी सास खुश हो जाए और तुम्हें छोटे बर्तनों में खाना पकाने की परमिशन दे दे। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया विचार दिया है। मैं आज ही ऐसा करती हूँ। ऐसा करो, तुम बर्तन रहने दो। मैं खुद ही बाजार जाकर नए बर्तन खरीद कर लेकर आती हूँ और पुराने बर्तन स्टोर रूम में रख देती हूँ। ज्योति सुशीला का धन्यवाद करके घर आती है और तुरंत अपने पति कपिल को फोन लगाती है। सुनिए जी, आप जल्दी घर आ जाइए, हमें तुरंत बाजार जाना है। थोड़ी देर बाद कपिल घर आ जाता है। ज्योति सारी बातें कपिल को बताती है और दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। कपिल ज्योति को लेकर एक बहुत बड़ी बर्तन की दुकान पर जाता है और ज्योति उन बर्तनों की दुकान से ढूंढ ढूंढ कर अपने लिए छोटी कढ़ाई, छोटी पतीला, छोटा चम्मच, छोटे प्लेट और छोटे जग के साथ साथ कुछ और छोटे बर्तन भी खरीद लेती है। सारे बर्तनों को पैक करवाते हुए ज्योति कपिल से। सुनिए जी, आज शादी के बाद पहली बार मैं छोटे बर्तनों में खाना बनाऊंगी और मेहमानों को भी इसी में खिलाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कपिल भी ज्योति की बात सुनकर खुश हो जाता है। दोनों बर्तनों को पैक करवाकर अपने साथ घर ले आते हैं। उसके बाद ज्योति सारे बड़े बर्तन एक एक करके स्टोर रूम में ले जाकर रख देती है और स्टोर रूम को बंद कर देती है। फिर वो रसोई में आती है और अपने छोटे बर्तनों को पूरी रसोई में सजा कर रख देती है और फिर खाना बनाना शुरू करती है। तभी सविता कथा से वापस लौटकर रसोई में आती है और ज्योति से। बाहो, मेहमानों के आने का वक्त हो रहा है। क्या तुमने खाना तैयार कर लिया है? हाँ माँ जी, सब खाना बन गया है। देखिए, मैंने रसोई का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। सविता जैसे ही रसोई में चारों तरफ देखती है, छोटे छोटे बर्तन और छोटी प्लेटें देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया है बहू? मेरे सालों पुराने बर्तन कहाँ गायब कर दिए तुमने? माँ जी, वो बड़े बर्तन तो मैंने स्टोर रूम में रख दिए हैं। देखिए, ये नए बर्तन कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हे भगवान, ये क्या सत्यानाश हो गया है। इस बहू ने मेरी रसोई का नामो निशान मिटा दिया। मेरे कलेजे के टुकड़ों जैसे बर्तनों को हटा दिया। सविता जोर जोर से रोने लगती है और तनाव के कारण उसका बीपी अचानक लो हो जाता है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वो फर्श पर गिर पड़ती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? सुनिए। ज्योति सभी को जोर जोर से बुलाती है। ज्योति की आवाज सुनकर सभी लोग रसोई में आते हैं। कपिल और विश्वास घबराकर सविता को उठाकर कमरे के बेड पर ले जाते हैं। माँ, आंखें खोलो माँ, क्या हुआ तुम्हें? ज्योति, जल्दी से पानी लेकर आओ। ज्योति दौड़कर पानी लाती है। विश्वास सविता के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। थोड़ी देर में सविता को होश आता है और वो सिसकने लगती है। देखो विश्वास, बहू ने मेरे घर से मेरे बर्तनों को ही निकाल कर फेंक दिया। आज इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई है। ज्योति, तुमने ये क्यों किया?
तुम्हें किसने अधिकार दिया था कि तुम अपनी सास की मर्जी के बिना ये सब बदलो? ज्योति, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि माँ को ये सब पसंद नहीं आएगा। तुमने फिर भी वही किया जो तुम्हारा मन किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ऐसा करने से माँ जी की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। मैं अभी सारे बर्तन वापस ले आती हूँ। ज्योति तुरंत स्टोर रूम में जाती है और रोते हुए बड़े बर्तनों को वापस रसोई में लाकर सजा देती है और अपने छोटे बर्तनों को स्टोर रूम में रखकर ताला बंद कर देती है। फिर वो रसोई में जाकर खाना बनाती है। ओफो, फिर से वही बड़े बड़े बर्तन और वही रोज़ वाली प्रॉब्लम। इस घर में तो अपनी पसंद की सांस लेना भी गुनाह है। ज्योति फिर से बड़ी कढ़ाई में सब्जी छौंकती है। कढ़ाई बहुत गहरी होने के कारण जैसे ही वो उसमें झांकती है, गर्म भाप का तेज झोंका सीधे उसके चेहरे पर लगता है। ओफो, मेरा चेहरा जल गया है। कितने तेज भापते हैं। ज्योति तुरंत नल चलाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोती है और किसी तरह खाना पूरा करती है। तभी दूर की बुआ सास अपने परिवार के साथ घर आती हैं। ज्योति आगे बढ़कर उनके पांव छूती है। जीते रहो बहू, सदा सुहागिन रहो। थोड़ी देर हुआ, सबसे बातें करने के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और ज्योति बड़ी बड़ी परातों और थालियों में खाना लाती है तो बुआ सास बर्तनों को देखकर सविता की तरफ घूरते हुए, अरे सविता, तू कभी सुधरने वाली नहीं है क्या? तुझे कितनी बार समझाया है कि इन बड़े बड़े बर्तनों को हटा दे, लेकिन तू किसी की सुनती ही नहीं है। बुआ जी, बस मुझे यही बर्तन पसंद है। बहू, तेरी सास तो सचमुच बहुत जिद्दी है और अड़ियल भी है। रसोई छोटी लेकिन बर्तन सास से भी बड़े। ऐसी सास तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बुआ सास की बात सुनकर ज्योति सिर्फ सिर झुकाकर रह जाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बुआ सास और उनका परिवार विदा लेता है। ज्योति भी किचन का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आकर खिड़की के पास बैठ जाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। उसे इस तरह उदास बैठा देखकर कपिल ज्योति से, क्या बात है ज्योति, तुम उदास क्यों हो? आपको अलग से बताने की जरूरत है कि मैं क्यों उदास हूँ? क्या आपको मेरी परेशानी नजर नहीं आती? देखो ज्योति, बात को समझने की कोशिश करो। आखिर माँ की कुछ भावनाएं जुड़ी हैं उन बर्तनों से। लेकिन ऐसी भी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से माँ जी उन बर्तनों को हटाना नहीं चाहती? हम एक झटके में सब कुछ नहीं बदल सकते ना। धीरे धीरे वक्त के साथ माँ खुद समझ जाएंगी। कपिल के समझाने पर ज्योति समझ जाती है और दोनों बातें करने के बाद सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन हॉल में बैठे विश्वास सभी लोगों से, मेरे पुराने मित्र भावेश ने नया घर बनवाया है। आज शाम को उनके नए मकान का गृह प्रवेश है और उन्होंने पूरे परिवार को न्योता दिया है, इसलिए हम सबको चलना है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और शाम ढलते ही पूरा परिवार सज धज कर भावेश के नए मकान पर पहुंचता है। भावेश सबसे पहले कैंची से लाल रिबन काटते हैं और वहां मौजूद सभी मेहमान जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद भावेश सबको अपना नया घर दिखाने ले जाते हैं। चलिए, आप सबको अपना नया आशियाना दिखाता हूँ। ये हमारा ड्राइंग रूम है और आगे चलकर ये हमारी नई रसोई है। सब लोग भावेश की आधुनिक रसोई के भीतर कदम रखते हैं। रसोई बहुत बड़ी है और वहां कांच की अलमारियों में बेहद सुंदर छोटे और चमचमाते बर्तन सजे हुए हैं। ज्योति उन बर्तनों को देखकर अपनी सास से, माँ जी जरा देखिए तो सही, कितने नए और सुंदर बर्तन रखे हैं यहाँ। कितने सलीके से सजाए गए हैं। काश हमारे घर में भी ऐसी ही कोई रसोई और ऐसे ही बर्तन होते। बहू, तुम फिर से शुरू हो गई। तुम्हें जब देखो तब बर्तनों का ही राग लापना होता है। हर जगह अपनी फरमाइशें लेकर मत बैठ जाया करो। सविता चिढ़कर रसोई से बाहर निकल जाती है। ज्योति ये देखकर मन ही मन, ओफो, मेरी सास तो इतनी जिद्दी है कि अच्छी चीज़ की तारीफ सुनना भी पसंद नहीं करती। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है कि रसोई छोटी लेकिन सास बर्तन से भी बड़े। ऐसा सोचते हुए ज्योति भी सभी के साथ बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है। सभी लोग चाय और नाश्ता करते हैं। उसके बाद घर की बहुएं खाना बनाने के लिए किचन की तरफ जाती हैं। ये देखकर सविता ज्योति से, चलो बहू, हम भी थोड़ा हाथ बटा आते हैं उन लोगों का। इतने बड़े प्रोग्राम में उनकी मदद थोड़ी हो जाएगी। ज्योति और सविता जब रसोई में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि भावेश की तीनों बहुएं और सास मिलकर बड़े ही प्रेम से हंसते बोलते खाना पका रही हैं। ये देखकर सविता की आंखें अचानक भर आती हैं। क्या हुआ माँ जी, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ गए? क्या कोई तकलीफ है? देखो ना बहू, कितना बड़ा